चलिए यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है। तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं क्या था इसमें सीक्रेट बात, ठीक है ना। हाँ देख लीजिए, यहाँ से जब ये खींचेंगे तो यहाँ से ये खुलेगा, यहाँ से ये खुलेगा तो ये भी इस पर से खुलेगा, और यहाँ से खुलेगा तो ये वाला एक्सल पर लपटाएगा, यानी छोटका से खुल रहा है और बड़का पर लपटा रहा है, यानी ज़्यादा लपटा रहा है। तो कितना ज़्यादा लपटा रहा है, तो सर जितना ज़्यादा लपटा रहा है ये कैसे पता चलेगा, तो एकड़ माइनस एकड़ कर देंगे। एकड़ डायामीटर का डिफरेंस देखिए यहाँ पे निकाले हैं, एक्स्ट्रा पार्ट को घटा देंगे तो हमारा वो एक्स्ट्रा पता चलेगा कि कितना एक्स्ट्रा लपटा रहा है। अच्छा लपटा रहा होगा तो वो इधर खिंचा रहा होगा, और खिंचा रहा होगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा, आधा इधर आधा उधर, इसीलिए ए डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड, लोड के द्वारा डिस्टेंस कितना ऊपर कवर कर रहा है, तो सर उसके आधा, जितना एक्स्ट्रा उंडेड हुआ उसके आधा। यहाँ तक कहानी कंप्लीट। यहाँ के बाद फार्मूला लगाओ, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, इफिशिएंसी, कहानी प्लेन, ठीक है ना। इससे रिलेटेड अभी हम एक न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं, ठीक है। तब तक इसको कर लीजिए कॉपी। इरेज करने के बाद अब हम लोग डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील के बेस पर एक न्यूमेरिकल्स दे देते हैं, और एक न्यूमेरिकल आपको पैकेज में दिया गया है जो आप खुद से होमवर्क के तौर पर बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ देखिए, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चंस नंबर, और उसके बाद लिखते हैं सॉल्यूशन, और उसके बाद लिखते हैं गिवन। गिवन देने के बाद कॉमा लिखते हैं और क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द लार्जर एंड स्मॉलर डायामीटर ऑफ एक्सल ऑफ डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील, ठीक है ना। कह रहा है कि लार्जर एक्सल यानी डायामीटर ऑफ लार्जर एक्सल, लिखिए डाया ऑफ लार्जर एक्सल, ठीक है ना। इसको मान लीजिए D1, और डाया ऑफ स्मॉलर एक्सल इसको मान लीजिए D2। कितना दे रखा है बाबू, कह रहा है द लार्जर एंड स्मॉलर डाया ऑफ एक्सल ऑफ डिफरेंशियल एक्सल एंड व्हील इज 80 एंड 70 mm रिस्पेक्टिवली, यानी बड़का आपको दे रखा है 80 mm और ननका दे रखा है आपको 70 mm। चलिए इतना बात आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। हाँ कह रहा कि द इफोर्ट इज अप्लाइड टू द व्हील ऑफ डायामीटर इज इतना, यानी डायामीटर ऑफ व्हील भी दे रखा है। डायामीटर ऑफ व्हील कितना दे रखा है बाबू, यानी बड़का डी कितना दे रखा है, तो 250 mm दे रखा है। चलो यहाँ तक कहानी कंप्लीट। पूछ क्या रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज, पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी रेशियो, पूछ क्या रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, और कह रहा है लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में कितना की वजह से लॉस होगा, तो लॉस लोड में भी होगा और लॉस इफोर्ट में भी होगा फ्रिक्शन के वजह से, ठीक है। हाँ देखिए कुछ नहीं करना है, और भी क्वेश्चंस में आपको गिवन है, लोड दे रखा है यानी W, लोड को अगर मान लेते हैं, लोड को अगर मान लेते हैं W, तो वो गिवन है कितना बाबू, 1050 न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन लिखना भूल गए होंगे जी, ठीक है ना। एंड लिफ्टेड बाय एंड इफोर्ट कितना दे रखा है, यानी इफोर्ट को प्यार से P बोलेंगे तो लिखेंगे 25 न्यूटन। चलो बताओ, आपको सबसे पहला चीज कैलकुलेट करना है मैकेनिकल एडवांटेज, तो लिखेंगे बउआ B नो दैट, क्या लिखेंगे, B नो दैट। हम लोग जानते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बराबर W/P, तो हंसते हंसते लिखो ना W 1050 और बट्टा 25। चलो कैलकुलेटर से इसको सोल्व करो, 1050/25 न्यूटन है, न्यूटन है, न्यूटन से न्यूटन, न्यूटन लेस, और 1050 डिवाइडेड बाय 25 बराबर आ गया 42, ठीक है ना। आप लोग भी एक बार कैलकुलेशन को चेक करेंगे, 42 आ गया मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है ना। हाँ फिर से देख लीजिए, 1050 और 25 यानी मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 42। अब बताइए वेलोसिटी रेशियो आप निकालो, तो वेलोसिटी रेशियो बराबर अभी अभी आपने फार्मूला पढ़ा
2 इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई D1 माइनस D2। D1 क्या था, डायामीटर ऑफ बिगर एक्सल, D2 क्या था, डायामीटर ऑफ नन का एक्सल, D क्या था, डायामीटर ऑफ व्हील। चलिए इतना क्रिस्टल क्लियर है। तो 2 इंटू, चलिए बताइए डायामीटर ऑफ व्हील कितना है, तो सर 250 लिख दो, 250 mm लिखो, ठीक है ना। और डायामीटर ऑफ बड़का एक्सल का डायामीटर है 80 mm। देखिए mm है, ऑल डायमेंशन इन mm, यानी 80 mm, एंड ननका का है 70 mm। चलो इसको सॉल्यूशन करो थोड़ा। तो 2 इंटू, इसको नीचे ही सॉल्यूशन कर देते हैं, 2 इंटू 250 बट्टा 10 mm, दिखाई पड़ा ना, हाँ 10 mm। ये 10 से 10 शहीद हो जाएगा, यानी 25 का 2 से करोगे तो 50 आएगा, यानी 50 आ गया। वेलोसिटी रेशियो 50 और मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया, इतना आ गया। चलो इतना क्रिस्टल क्लियर है। इफिशियंसी चाहो तो निकाल सकता है, बट आपके क्वेश्चंस में इफिशियंसी निकालने के लिए पूछ नहीं रहा, तो हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ अब थोड़ा सा बात करो, पूछ रहा है कि लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से एफर्ट में कितना लॉस हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से लोड में कितना लॉस हो रहा है। तो लिखेंगे लॉसेस इन एफर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से एफर्ट में कितना लॉस होता है, तो हम लोग जानते हैं कि पी फ्रिक्शन की वजह से एफर्ट में जो लॉस होता है वो होता है आपको P माइनस W बट्टा VR, यानी P यानी लोड। चलो बताओ लोड कितना है, तो सर 25 है। तो सर W कितना आपको है, तो W मुझे पता है, W 1050 है, 1050। वेलोसिटी रेशियो कितना निकल के आया, तो सर 50 है। 50 से 50 कैंसिल 10, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इस बात को समझना है, ठीक है, इसको कैलकुलेशन करने का, ठीक है ना। कैलकुलेटर से 25 माइनस डिवाइडेड बाय 1050 बट्टा 50 बराबर आ गया 4। यानी आपको फ्रिक्शन में इसके वजह से जो लॉस आया वो आया 4। कितना न्यूटन का लॉस आया, 4 न्यूटन का लॉस आया, ठीक है ना। हाँ चलो एफर्ट में फ्रिक्शन की वजह से 4 न्यूटन का लॉस आया, तो लिखेंगे लॉस इन लोड ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से लॉस लोड में कितना होगा, तो लिखेंगे कि WF बराबर हम क्या लिखेंगे बोलिए, तो यही लिखेंगे P इंटू VR माइनस W, ठीक है ना। हाँ यही तो फॉर्मूला होता है कि फ्रिक्शन की वजह से लोड में लॉस। चलो बताओ, चलो P की वैल्यू कितना है, तो सर हंसते हंसते बोलो ना 50 है, चंडाल नहीं 25 है, इस बात को ध्यान देना। वेलोसिटी रेशियो 50 है, 50। चलो बताओ W कितना है, तो सर 1050 है, W 1050 है। चलो इसको कैलकुलेट करो आंख बंद करके कैलकुलेटर से, तो आएगा 25 गुने 50 माइनस 1050 बराबर आया 200 न्यूटन। यानी लोड में जो कमी आएगा ना, फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस आएगा ना, वो 200 न्यूटन का कमी आएगा। यही आया आपकी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। चलिए सिंपल मशीन की कहानी खत्म हो गई। सिंपल व्हील एंड एक्सल एंड डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल की कहानी खत्म। अभी हम लोग बात करेंगे स्क्रू जैक के बारे में, ठीक है। एक होमवर्क आप लोग जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। हाँ इतना कर लीजिए कॉपी। अब हम लोग बात करेंगे स्क्रू जैक। हम लोग स्क्रू जैक लिफ्टिंग मशीन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्क्रू जैक का फिगर को देख लेते हैं कि वो देखने में कैसा होता है, और उसके बाद समझेंगे कि ये काम कैसे कैसे करता है, ठीक है। यहाँ पे एक स्लाइड से देख पा रहे होंगे कि स्क्रू जैक देखने में बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है। हाँ और स्क्रू जैक में हम लोग क्या करते हैं, बहुत कम से कम एफर्ट को लगा करके हैवी से हैवी लोड को लिफ्ट कर लेता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल अगर समझने की कोशिश करेंगे तो कभी
कभी कभी देखे होंगे कि रोड पर गाड़ी के टायर पंचर हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, स्टेपनी चेंज करने के लिए गाड़ी को हल्का उठाना पड़ता है। तो उस गाड़ी को उठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू जैक लगा करके उस गाड़ी को उठाते हैं। यहाँ पे आप फिगर में भी आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से स्क्रू जैक जो मशीन होता है वो काम करता है। अरे गाँव देहात में नहीं, कभी कभी किसी का मतलब ट्रैक्टर पंचर हो जाता है, गाँव देहात में ज़्यादा ट्रैक्टर ही होता था, ठीक है, तो वहाँ पे स्टेपनी चेंज करता था ना, तो बहुत सारे लोग भीड़ इकट्ठा हो जाता था। बेरोजगारी का यही तो सब तो देन है, ठीक है। हाँ, तो एक ही बात समझने में आना चाहिए कि स्क्रू जैक एक सिंपल लिफ्टिंग मशीन है जिससे कम एफर्ट लगा करके हैवी से हैवी लोड को ईजिली उठा सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसकी एक डायग्राम देख लीजिए कि ये एक्चुअल में कैसा होता है, ठीक है ना। हाँ, देखिए ये आपका स्क्रू नट है, ये क्या है, स्क्रू नट है, और इस स्क्रू नट में कुछ प्रोजेक्टेड पोर्शन निकाला हुआ होता है। इस स्क्रू नट में कुछ इस तरह का प्रोजेक्टेड पोर्शन निकाला रहता है, और इस प्रोजेक्टेड पोर्शन में कुछ गुना कटा हुआ रहता है। इस प्रोजेक्टेड पोर्शन में क्या रहता है बाबू, कुछ गुना कटा हुआ रहता है, ठीक है ना। हाँ, देखिए इस प्रोजेक्टेड पोर्शन का गुना हम थोड़ा सा दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, गुना हरा कलर से दिखा देते हैं जी। देखिए इस तरह से कुछ गुना कटा हुआ रहता है, ठीक है ना। हाँ, इस तरह से गुना कटा हुआ रहता है, ठीक है ना। कोई भी नट नहीं देखें जिसमें गुना कटा हुआ रहता है, जिसको थ्रेडेड पोर्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थ्रेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेड्स बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। इसको बोलते हैं थ्रेड्स। क्या बोलते हैं, थ्रेड्स, ठीक है। हाँ, इस गुना कटा हुआ भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेड्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थ्रेड्स, ठीक है ना, थ्रेड्स। और ये जो पोर्शन प्रोजेक्टेड पोर्शन है ना, उसको बोलते हैं स्क्रू नट, स्क्रू नट, ठीक है ना, स्क्रू नट, ठीक है ना। या सिंपली इसको बोलते हैं स्क्रू, SCREW, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रू। और ये वाला जो पोर्शन है ना, उसको बोलते हैं स्क्रू नट। ये जो रेड कलर वाली जो पोर्शन नीचे के है ना, ये जो ब्लैक कलर से अपन कर दिया है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्क्रू नट। क्या बोलते हैं, स्क्रू नट। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश कीजिए कि ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं स्क्रू, और ये जो गुना कटा हुआ होता है उसको बोलते हैं थ्रेड्स, और ये वाला पोर्शन आता है बेस, जिसको बोलते हैं स्क्रू नट, ठीक है ना। हाँ, और इसके ऊपर एक कॉलर लगाया रहता है। इसके ऊपर एक लगाया रहता है कॉलर। क्या लगाया रहता है बाबू, कॉलर। इसको बोलते हैं कॉलर। इसको क्या बोलते हैं, कॉलर। इसको बोलते हैं कॉलर। और यही कॉलर पर लोड को रखा जाता है जिसको लिफ्ट करना होता है। और यही कॉलर में क्या रहता है, इस तरह से कुछ होल बनाया रहता है, और इस होल में एक लोहा का आर्म निकाल करके घुसाता है, ठीक है ना। यही आर्म, इसको बोलते हैं आर्म, ठीक है ना, आर्म। या बोल सकता है हैंडल भी बोल सकते हैं जी, हैंडल, ठीक है ना, हैंडल। यही हैंडल की हेल्प से इसको क्या करता है, घुमाता है। और ये जब घुमाएगा ना, तब ये धीरे धीरे स्क्रूवा धीरे धीरे ऊपर उठेगा। ये जब घुमाएगा ना, तो स्क्रू धीरे धीरे ऊपर उठेगा और हमारा हैवी लोड को ऊपर उठा देता है। नहीं देखते हैं कि चकवा धीरे धीरे ऊपर उठते, गाड़ी धीरे धीरे ऊपर उठते जाता है जब स्क्रूवा को गोले गोले घुमाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जितना ज़्यादा लंबा लगाएगा ना, उतना कम एफर्ट लगा करके आप इसको लिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो देखिए कि इसके सेंटर, ये जो स्क्रू जैक है ना, इसका सेंटर ये हो गया आपको क्या, सेंटर। तो इसके सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलेंगे स्क्रू जैक आर्म, या बोलेंगे इसको आर्म, स्क्रू जैक आर्म। इसको क्या बोलेंगे, दिखाई पड़ना, स्क्रू जैक आर्म। देखिए यहाँ से इस बात को ध्यान दीजिए, कहाँ से लेंथ कंसीडर करते हैं, इसके सेंटर से, स्क्रू के सेंटर से
और इस हैंडल के लास्ट एंड से जो लेंथ होगा ना उसी लेंथ को बोलेंगे स्क्रू जैक आर्म। चलिए इतना क्रिस्टल आप लोग को क्लियर है। फिर से सारे बात को हम समझा देते हैं किसको क्या बोल रहे हैं। इसको बोल रहे हैं स्क्रू नट, इस वाले को बोल रहे हैं ये जो ऊपर निकला हुआ पोर्शन है जिसको बोल रहे हैं स्क्रू, और इस वाले को बोल रहे हैं कॉलर, कॉलर पर रखा रहता है लोड, और इसको घुमाते हैं जितना बड़ा हैंडल लगा के घुमाएंगे उतना आसान होगा, और यही हैंडल को घुमाते हैं तो हमारा लोड हैवी से हैवी लोड ऊपर उठ जाता है। ठीक है ना। हाँ देखिए कि ये वाला भी एक इसको गुना काटा हुआ, ये भी एक गुना काटा हुआ है। ठीक है ना। हाँ यानी इसको भी थ्रेड्स बोलेंगे और इसको भी थ्रेड्स बोलेंगे। ये भी क्या है, थ्रेड्स है, ये भी थ्रेड से, ये भी थ्रेड से, ये भी थ्रेड से, ये भी थ्रेड से, ये भी थ्रेड से। ठीक है ना। हाँ तो दो लगातार थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं, पिच। क्या बोलते हैं, पिच। और पिच को यहाँ भी पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे तो एक बात बताइए कि आपने एफर्ट यहाँ पे न लगा रहा है, यानी यहाँ पे आपने क्या करेगा, एफर्ट लगाएगा। इस हैंडल पर आपने क्या लगाएगा बाबू, तो एफर्ट लगाएगा, तो लोड लिफ्ट होगा इस कॉलर पर, इस कॉलर पर लोड को लिफ्ट होगा। तो ठीक है इतना बात आप लोग को समझ आना चाहिए कि एफर्ट आप हैंडल पर लगाएंगे और ये हैंडल पर लगा के घुमाएंगे तो कॉलर से लोड को लिफ्ट होगा। चलिए यही थी स्क्रू जैक, और इसकी तो आप गांव देहात में घर में बहुत सारे जगह पर इसका यूज देख पा रहे होंगे। ठीक है ना। हाँ चलिए तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये भी क्या है, एक सिंपल लिफ्टिंग मशीन है। तो लिख देंगे स्क्रू जैक, स्क्रू जैक is a simple lifting machine which is used to lift a heavy load। देखो गाड़ी कितना बड़ा लोड रहता है, 20 टन 30 टन के गाड़ी वाले लोड को भी स्क्रू जैक निकाल देता है, ऊपर उठा देता है। हैवी लोड बाय अप्लाइंग लेस इफोर्ट, बहुत कम ताकत में भी हम उसको मतलब उठा सकते हैं। गाड़ी को ऐसे 10 आदमी भी मिल के नहीं उठा सकता है, लेकिन स्क्रू जैक है ना, एक ही आदमी उसको घुमाते घुमाते क्या करता है, उठा देता है ऊपर तक। ठीक है ना। हाँ इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। ठीक है ना। हाँ अच्छा एक बात बताइए, स्क्रू जैक जहाँ पे छोड़ देते हैं वहीं पे जाकर रुका रहता है कि नहीं, यानी एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी नॉन रिवर्सिबल मशीन है। तो लिखेंगे इट इज इरिवर्सिबल मशीन, इरिवर्सिबल मशीन। ये कैसा मशीन है बाबू, इरिवर्सिबल मशीन है। जब इरिवर्सिबल मशीन है तो लिखेंगे इट इफिशियंसी इज लेस देन 50%। ठीक है ना। हाँ अब लिखिए ये क्या चीज कंसिस्ट करता है, तो लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, देखिए इसको पॉज करके लिख देते हैं, समय बच जाएगा। देखिए लिख दिए। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर थ्रेडेड। ठीक है, ये काची कंसिस्ट करता है, देखिए इसको बोलते हैं स्क्वायर थ्रेडेड, SQUARE स्क्वायर थ्रेडेड। ठीक है ना, गुना कटा हुआ स्क्वायर है। ठीक है। हाँ ऑन विच कॉलर इज मूव्ड बाय अप्लाइंग इफोर्ट, और इसी के ऊपर कॉलर क्या करता है, मूव करता है। कब, जब इफोर्ट अप्लाई करते हैं तब। ठीक है ना। हाँ एंड इफोर्ट अप्लाई कहाँ पर करेंगे, तो आर्म ऑफ हैंडल पर। ठीक है ना, स्क्रू जैक के हैंडल पर इफोर्ट अप्लाई करेंगे। पिच क्या होता है, थोड़ा सा ये भी समझ लो कि पिच क्या होता है। पिच समझ लो थोड़ा सा। तो पिच ये होता है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है दो लगातार थ्रेड के बीच। ठीक है ना। हाँ तो लिखेंगे सेंटर टू सेंटर को कभी कभी C/C लिखते हैं। ठीक है ना। हाँ सेंटर टू सेंटर लिखेंगे कि सेंटर, लिखेंगे ऐसा भी लिखेंगे कि टू
द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव थ्रेड्स, स्क्वायर थ्रेड लिखिए, स्क्वायर थ्रेड्स इज नोन एज पिच, ठीक है ना। हाँ, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से, ठीक है। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या हो जाएगा? तो सर मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बट्टा पी, ये क्या हो जाएगा लोड, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा इफोर्ट, ठीक है ना। तो मैकेनिकल एडवांटेज की तो कहानी क्लियर है। अच्छा बताओ कि यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो कैसे निकलेगा? तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि इफोर्ट के द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया जा रहा है। तो देखिए, तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय इफोर्ट के द्वारा डिस्टेंस कितना कवर्ड होगा, दैट इज एक्स। तो देखिए तो कि यहाँ से यहाँ अगर एक बार घूमेगा, तो कितना दूरी कवर करेगा? तो सर 2 पाई एल कवर करेगा, क्योंकि यही वाला के ना अलॉन्ग घूमेगा ऐसे, तो यहाँ से यहाँ एल है तो 2 पाई इंटू एल घूमेगा, 2 पाई इंटू एल। अरे रेडियस के जगह पर एल है बाबू, यानी यहाँ से कह सकते हैं कि पाई इंटू 2 पाई इंटू एल है, ठीक है ना। हाँ, 2 पाई इंटू एल कवर करेगा। चलिए, अच्छा बताइए, जब ई वाला एक रिवोल्यूशन लेगा तो ई वाला एक पिच ऊपर जाता है, यानी यहाँ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एक ऊपर जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब ई वाला एक बार गोले घूमेगा ना तो एक वो पिच ऊपर जाता है, यानी हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड के थ्रू कितना कवर्ड होगा, यानी y इज इक्वल टू पिच होगा, क्या होगा पिच, यानी दैट इज पी, ठीक है ना। हाँ, देखिए ये वाला पिच नहीं है, ये इफोर्ट पी है और यहाँ पे पिच पी है। तो सर कैसे पहचानेंगे कि इफोर्ट वाला पिच है कि लोड वाला पिच वाला है, ठीक है ना। पी कैसे पहचाने कि फोर्ट वाला पी है कि पिच वाला पी है, ये कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानना आपको नहीं है, क्वेश्चंस में मेंशन रहेगा कि पी वेयर इफोर्ट, पी वेयर पिच, ठीक है ना। हाँ, इस चीज को भी एक क्वेश्चन प्रॉब्लम से हम प्रैक्टिस करके क्लियर कर लेंगे, ठीक है। हाँ, चलो बताओ, ये भी पता हो गया। अब बताओ वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी रेशियो बराबर होता है x बटा वाई। चलो बताओ x कितना है? तो सर 2 पाई एल। अच्छा बताओ p होगा, अरे लोड के द्वारा कितना है, p है, डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड p है, यानी हो जाएगा 2 पाई एल डिवाइडेड बाय p। तो ये जो p है ना उसको पिच लिखेंगे, PITCH, ठीक है। हाँ, फिर से समझ लीजिए कि जब ई एक बार घूमेगा ना तो एक पिच ऊपर जाएगा। तो देखो, तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लेगा, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय इफोर्ट यानी 2 पाई एल, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड कितना होगा, एक पिच ऊपर जाएगा, यानी पी जाएगा, यानी वेलोसिटी रेशियो x बटा वाई यानी 2 पाई एल बटा पी। यहाँ पे समझिएगा, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यहाँ से स्क्रू जैक की वेलोसिटी रेशियो भी पूछ देता है, इस बात को आप हल्के में ना लेंगे, ठीक है। ये पी इफोर्ट नहीं है, ये पी आपको पिच है। पिच क्या है? तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन, यस कंजुगेटिव मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजुगेटिव स्क्वायर थ्रेडेड, ठीक है ना। 2 लगातार स्क्वायर थ्रेड के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पिच। और एक बार घूमता है तो एक पिच ऊपर जाता है। चलिए, मैकेनिकल एडवांटेज पता है, वेलोसिटी रेशियो पता है, क्या आप इफिशिएंसी नहीं निकाल पाओगे? ये आपको होमवर्क है, इफिशिएंसी खुद से निकालना। नहीं सर निकाल दो, आप ऐसे काहे कर रहे हो? किधर गया इरेजर? इरेजर इधर है, ठीक है। हाँ, इसको इरेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आप कॉपी कर लीजिएगा। देखिए, आप इफिशिएंसी निकालो, नहीं तो फिर हम खुद से निकालना चालू करेंगे। जल्दी निकालो, नहीं तो हम खुद से निकालेंगे। इफिशिएंसी निकाल दो सर, हमसे नहीं हो पाएगा।
आप फ्री पढ़ा रहे का मतलब सब काम हमरे से कराइएगा। चलो लो, इफिशियंसी बराबर होता है इफिशियंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज बेटा वेलोसिटी रेशियो। चलो बताओ, मैकेनिकल एडवांटेज W/P और ये वेलोसिटी रेशियो है 2π L/P। P से P कैंसिल नहीं, क्यों? क्योंकि ये वाला जो P है ना बाबू, बार बार बोल रहे हैं, ये पिच है। क्या है? पिच है। पिच क्या होता है? तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव थ्रेड, ठीक है ना, दो लगातार थ्रेड्स के बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है। तो यानी ये कैंसिल नहीं होगा, ये P लोड है और ये P क्या है? पिच है। कैसे कैंसिल होगा? यानी W/P यानी ये हो जाएगा पिच, इसीलिए ब्रैकेट में हम बार बार लिख दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही पूछता है 2πL/P। ये हो जाएगा आपकी इफिशियंसी। इसको 100 से गुना कर दीजिएगा तब परसेंटेज में आ जाएगा। ये इफिशियंसी फ्रैक्शन में है। आपको याद रखने वाले बात, मैकेनिकल एडवांटेज सब में सेम, वेलोसिटी रेशियो सब में अलग अलग आ रहा है, आपको निकालना है, उसके वजह से इफिशियंसी। चलिए, इतना कहानी क्रिस्टल क्लियर है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रहा होगा। अब स्क्रू जैक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं और आप उम्मीद है कि आपको स्क्रू जैक भी अच्छा से समझ आया होगा विथ थ्योरी, ठीक है ना। हाँ चलिए हाँ, एक बात, एक क्वेश्चंस आपको गिवन है उसको सॉल्यूशन कर देते हैं। आपको यहाँ पे सब कुछ गिवन डाटा है। करें ए स्क्रू जैक पिच कितना गिवन है, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद लिखेंगे गिवन और लिखा हुआ पिच दे रखा है PITCH, यानी पिच P बराबर दे रखा है 10 mm। चलो 10 mm। उसके बाद क्या दे रखा है? व्हाट इफोर्ट इज अप्लाइड, यानी इफोर्ट नहीं दे रखा, यानी इफोर्ट पूछ रहा है, इफोर्ट वाला P पूछ रहा है। चलो बताओ, एट द एंड ऑफ हैंडल इज इतना, यानी लेंथ ऑफ आर्म दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्म ऑफ स्क्रू जैक कितना दे रखा है? अरे इसको L से रिप्रेजेंट करो तो 400 mm दे रखा है। चलो बताओ, 400 mm दे रखा है। रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड दे रखा है, यानी W, यानी लोड दे रखा है, लोड यानी W दे रखा है। कितना दे रखा है बाबू? 2 किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन का लोड दे रखा है। इसको न्यूटन में चेंज करो, सब न्यूटन में आएगा तो ये क्या रहेगा? टन में, ठीक है ना। चलो बताओ, 2000 न्यूटन हो जाएगा। चलो ठीक है। अब बताओ, लोड एंड इफिशियंसी दे रखा है, नीटा की वैल्यू दे रखा है, इफिशियंसी। चलो बताओ, इफिशियंसी दे रखा कितना? 45%। चलो बताओ, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो सर बनेगा। सबसे पहले तो हमको इफिशियंसी गिवन है, पिच भी गिवन है। अब हमको निकाल लेना है, सबसे पहले वेलोसिटी रेशियो निकालना है। काहे कि मैकेनिकल एडवांटेज गिवन नहीं है, तो हमको लोड नहीं निकल पाएगा, इफोर्ट नहीं निकल पाएगा। फिर से इसको समझ लीजिए, इफिशियंसी गिवन है और आपको डिस्टेंस मूव्ड बाई इफोर्ट निकल जाएगा, डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड आपको पिच से पता चल जाएगा। अब हमको वेलोसिटी रेशियो यहाँ से पता चल जाएगा, इफिशियंसी का यूज करके निकाल देंगे मैकेनिकल एडवांटेज और मैकेनिकल एडवांटेज से निकाल देंगे एफर्ट, ठीक है। हाँ चलिए, इसको हम बना देते हैं, अभी हमारा मेमोरी का स्टोरेज बच रहा है, ठीक है ना। हाँ तभी इसको हम बना ही देते हैं, ठीक है ना। हाँ चलो, अरे आप लोग तो यहाँ के बाद वीडियो देखना ही नहीं चाहिए, खुद से प्रैक्टिस करके सब कुछ बना दो। और जितने लोग ने खुद से बनाएंगे वो लोग कमेंट करेंगे कि सर अपन खुद से बनाया। आप यकीन नहीं है तो देख लो, ठीक है ना। हाँ चलो बताओ, इफिशियंसी बराबर क्या होता है? लिखेंगे बी नो दैट इफिशियंसी बराबर क्या होता है? तो मैकेनिकल एडवांटेज बट्टा वेलोसिटी रेशियो, और वेलोसिटी रेशियो ही पता नहीं है तो आपको निकालना होगा वेलोसिटी रेशियो। और वेलोसिटी रेशियो के बराबर पता होगा डिस्टेंस मूव्ड बाय इफोर्ट। कितना है बाबू? इफोर्ट कितना है?
x बराबर जगह 2 पाई इंटू एल, 2 इंटू पाई की जगह पर पाई लिख दो, एल की जगह पर कितना है 400 mm, ये mm में है बाबू, 400 mm, मिस्टेक हो गया क्या, 400 mm नहीं लिखा, हाँ 400 mm ही है, चलो 400 mm। चलो इफोर्ट के द्वारा डिस्टेंस मूव्ड पता चल गया। अब डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, चलो बताओ लोड के द्वारा डिस्टेंस कितना मूव्ड होगा, अरे बताओ सर, पिच होगा, y बराबर क्या होगा, पिच होगा और 10 mm दे रखा। वेलोसिटी रेशियो निकल जाएगा, वेलोसिटी रेशियो कितना निकलेगा, चलो बताओ, वेलोसिटी रेशियो जगह 10 बट्टा अरे डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, तो एफर्ट के द्वारा डिस्टेंस मूव्ड होगा इतना इंटू 400 mm बट्टा इतना, अरे डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, ठीक है ना, mm से mm घरे जाओ, 10 से 10 घरे जाओ, यानी 40 दूनी 80 पाई, इसका आ गया वेलोसिटी रेशियो। चलो बताओ वेलोसिटी रेशियो पता है, वेलोसिटी रेशियो पता हो गया, वेलोसिटी रेशियो पता हो गया। चलो इफिशियंसी गिवन है, इफिशियंसी गिवन है कितना परसेंट, 45%, कहने का मतलब फ्रैक्शन में 0.45, यानी इफिशियंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज बेटा वेलोसिटी रेशियो, यानी 0.45। अब बताओ मैकेनिकल एडवांटेज नहीं पता, वेलोसिटी रेशियो पता है 80 पाई। चलो बताओ यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज पता चलेगा, तो यस सर पता चलेगा। जैसे ही मैकेनिकल एडवांटेज सॉल्यूशन करके लाओगे तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है W बट्टा P। आपको W दे रखा है, P नहीं निकलेगा, निकल जाएगा सर। कितने लोगों ने आंसर को कमेंट में करेगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, अगला दिन चलेगा पुल्ली, और पुल्ली सेमेस्टर के लिए सबसे खतरनाक टॉपिक माना जाता है, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही।